हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी मेंटर वैभव सोलंकी आज आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही प्यारा सा चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पिछले क्लास में हमने इस क्लास के इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था और हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन में कितने तरह के क्लासिफिकेशन किए गए हैं। पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बात की हमने, जिसमें हमने एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम का बात किया, प्लांटे और एनिमेलिया। आगे हम लोग बात करेंगे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको दो तीन पॉइंट्स बताए थे। पहला पॉइंट हमने बताया कि ये क्लासिफिकेशन कब आया था। तो ये क्लासिफिकेशन आया था 1969 में। क्लियर है, 1969 में ये क्लासिफिकेशन आया था। किनके द्वारा ये दिया गया था? तो आर एच विटेकर जी के द्वारा ये क्लासिफिकेशन दिया गया था। और ये कैसा क्लासिफिकेशन था? फाइव किंगडम। इसमें पांच किंगडम्स आते हैं। प्लांटे और एनिमेलिया के अलावा भी इसमें तीन एक्स्ट्रा किंगडम आए, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। क्लियर है? चलिए देखिए कौन कौन से आए यहाँ पे। तो मोनेरा देख पा रहे हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, और इसके अलावा अगर देखें तो प्लांटे और फिर एनिमेलिया। देख पा रहे हैं आप? चलिए आगे हम देखें। जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सेल टाइप की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेल टाइप की। किसकी बात करेंगे? ठीक है, हम लोग सेल टाइप की बात करेंगे। ये है मोनेरा में कैसा सेल होगा। तो मोनेरा में होगा प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? मैंने कल बताया था, जो प्रॉपरली डिफाइंड सेल नहीं होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं। इसके बाद आता है प्रोटिस्टा। इसमें आ जाएगा आपका यूकैरियोटिक सेल। आगे फंजाई। फंजाई में भी क्या होगा? आपका यूकैरियोटिक सेल। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, फंजाई में यूकैरियोटिक, प्लांट में यूकैरियोटिक, और हमारे एनिमेलिया में भी क्या होगा? यूकैरियोटिक सेल। कैसा होगा? यूकैरियोटिक सेल। अगले कैरेक्टर की बात करें अगर हम, तो सेल वॉल। सेल वॉल किसमें होगा, किसमें नहीं होगा? ठीक है, होगा तो कैसा होगा, इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले मोनेरा में सेल वॉल जो अपना है वो है, मोनेरा में जो सेल वॉल है वो कैसा है? तो नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल है। तो अगर नॉन सेलुलोजिक है यानी कि सेलुलोज का बना हुआ नहीं है। सेलुलोज का बना हुआ नहीं है तो किस चीज का बना हुआ है ये भी तो जानना पड़ेगा। तो ये बना हुआ है किसका? पॉलीसेकेराइड एंड एमिनो एसिड। पॉलीसेकेराइड एंड एमिनो एसिड का बना हुआ है, इन दो चीजों का बना हुआ है। तो फिर आगे अगर हम बात करें तो आगे आता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में कुछ में सेल वॉल होंगे, कुछ में नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन मतलब बहुत कम में आपको सेल वॉल देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इसमें प्रोटिस्टा में कैसे होंगे? यूकैरियोटिक। यहाँ से यूकैरियोटिक स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है बात? यहाँ से यूकैरियोटिक स्टार्ट हो जाएगा। प्रोटिस्टा से यूकैरियोटिक स्टार्ट होगा, प्रोटिस्टा, फंजाई, फिर आपका हो गया प्लांटे एंड देन एनिमेलिया। क्लियर है? एनिमेलिया, प्लांटे, उसके बाद फंजाई, उसके बाद आपका प्रोटिस्टा, फिर मोनेरा। ठीक है, अगर एक सीक्वेंस में चलते जाएं तो मोनेरा में क्या है? प्रोकैरियोटिक। मेरे साथ रिपीट करेंगे, जो जो भी स्टूडेंट्स क्लास को देख रहे हैं उसको रिपीट करेंगे। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, फंजाई में यूकैरियोटिक, प्लांटे में यूकैरियोटिक और एनिमेलिया में यूकैरियोटिक। क्लियर है बात? उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखेंगे सेल वॉल किसमें होगा, किसमें नहीं होगा। तो सेल वॉल जो है आपका ये मोनेरा में होगा तो जरूर, लेकिन कैसा? नॉन सेलुलोजिक। क्लियर है बात? तो किस चीज का बना होगा? पॉलीसेकेराइड एंड एमिनो एसिड। क्लियर है? प्रोटिस्टा में सेल वॉल कुछ में पाया जाएगा। आगे बात करें फंजाई में प्रेजेंट होगा बट विदाउट सेलुलोज, बिना सेलुलोज का प्रेजेंट होगा। क्लियर है? आगे बात करें प्लांटे में प्रेजेंट तो होगा लेकिन सेलुलोज के साथ। कैसा होगा प्लांटे में? सेलुलोज के साथ। एनिमल में कैसा होगा? एब्सेंट। मैंने कल ही बताया था आपको क्लास में कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। क्लियर है बात? एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाएगा, केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। लेकिन आज हम प्लांट और एनिमल के अलावा भी कुछ किंगडम्स की बात कर रहे हैं तो उसमें भी देखेंगे सेल वॉल के बारे में। मोनेरा में है
नॉन सेलुलोजिक, तो किसका बना होगा, एमिनो एसिड एंड पॉलीसैकेराइड का, एमिनो एसिड एंड पॉलीसैकेराइड का। इसके अलावा प्रोटिस्टा में कुछ में पाया जाएगा, कुछ में पाया जाएगा, फंजाई में प्रेजेंट तो होगा बिना सेलुलोज के, क्लियर है बात। प्लांटे में प्रेजेंट तो होगा लेकिन सेलुलोज के साथ में, एनिमल में नहीं पाया जाएगा, क्लियर है बात। जब जब भी मैं क्लास में कुछ भी बोल रहा हूँ कोशिश करेंगे कि मेरे साथ आप रिपीट करें। जो भी स्टूडेंट्स वीडियो लेक्चर्स को देखते हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के लेक्चर्स को देखते हैं, जब भी आप कोई वीडियो लेक्चर देखते हैं तो जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं, टीचर कुछ बोल रहे होते हैं, तो आप कोशिश करें कि उनके साथ में आप उसको रिपीट करें। जब आप उसको रिपीट करेंगे तो वो आपको रिकॉल होता जाएगा, चाहे कितने भी दिन बाद आप उसको रिवाइज करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं अगले कैरेक्टर की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो मोनेरा में आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा क्या, नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, क्योंकि जब वो प्रोकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से आ गया, आगे है यूकैरियोटिक, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है। चलिए आगे जहां भी देख रहे हैं ये सब जगह क्या है, प्रेजेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हर जगह प्रेजेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है केवल और केवल इसमें एब्सेंट है, बाकी हर जगह क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि बाकी सारे क्या है आपके यूकैरियोटिक सेल है, बाकी क्या है यूकैरियोटिक सेल है, क्लियर है बात। जहां जहां यूकैरियोटिक वहां वहां सेल ज्यादा डेवलप, जहां जहां सेल ज्यादा डेवलप वहां वहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, सेल ऑर्गेनेल वेल डेवलप्ड होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड भी देखने के लिए मिलेंगे। अब आगे देखिए सेल वॉल, फिर से मैं रिपीट करवा रहा हूँ, सेल वॉल मोनेरा में होगा कि नहीं होगा, होगा तो जरूर, लेकिन कैसा, नॉन सेलुलोजिक, यानी कि सेलुलोज का बना नहीं होगा, किसमें, मोनेरा में। तो किसका बना होगा, एमिनो एसिड और पॉलीसैकेराइड का। आगे बात करें प्रोटिस्टा में सेल वॉल क्या होगा, कुछ में पाया जाएगा। आगे फंजाई में बात करें तो सेल वॉल क्या होगा, प्रेजेंट तो होगा लेकिन बिना सेलुलोज के होगा। फंजाई के बाद सेल वॉल प्लांटे में पाया तो जाएगा लेकिन सेलुलोज के साथ में, क्लियर है बात। सेलुलोज के साथ में सेल वॉल पाया जाएगा, किसमें, प्लांटे में। बिना सेलुलोज का कहाँ पाया जाएगा, तो आपके यहाँ पे फंजाई में, क्लियर है बात। चलिए अच्छा इसको याद कैसे रखेंगे, छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। देखिए नॉन सेलुलोजिक तो एक में है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है कि पॉलीसैकेराइड और एमिनो एसिड होगा। प्रोटिस्टा में आप जान रहे हैं, प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा मोनेरा के बाद पहला किंगडम ऐसा है जहां पर आपको यूकैरियोटिक देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो यहाँ कुछ में आपको प्रेजेंट मिलेंगे सेल वॉल, क्लियर है बात, क्योंकि इसके ठीक बाद का बात है। फंजाई में, अच्छा आपके घर में जब ब्रेड रखा होता है, घर पे ब्रेड रखा होता है या कोई खाना है, अचार है, तो अक्सर आप देखते हैं व्हाइट कलर का एक फंगस उस पर लग जाता है, समझ में आ रहा है, व्हाइट व्हाइट सा फंगस लग जाता है। तो व्हाइट व्हाइट है, ठीक है, प्लांट्स की तरह ग्रीन ग्रीन तो नहीं है, प्लांट की तरह ग्रीन ग्रीन तो है नहीं, तो याद रखेंगे प्लांट में सेलुलोज होगा, इसमें सेलुलोज नहीं होगा, दोनों में प्रेजेंट होगा सेल वॉल, लेकिन प्लांट में सेलुलोज होगा और इसमें नहीं होगा। याद कैसे रखेंगे, घर में लगे हुए किसी भी खाद्य पदार्थ में, किसी भी भोज्य पदार्थ में लगे हुए फंगस के हिसाब से उसको याद रख सकते हैं, ये केवल बताने के लिए ट्रिक है, ठीक है। आप ये नहीं मान लीजिएगा कि सारा का सारा फंगस जो होगा वो व्हाइट कलर का हो जाएगा, ठीक है, तो केवल याद रखवाने के लिए, ताकि सेलुलोज किसमें है किसमें नहीं है। बाकी सेल वॉल एब्सेंट होगा किसमें, किंगडम एनिमेलिया में। हम लोगों में क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है क्या, नहीं है, क्योंकि उसकी जरूरत हमें नहीं है। आगे देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है किसमें, केवल और केवल मोनेरा में, बाकी प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांटे में और एनिमेलिया में हर जगह क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। चलिए आगे बात करें, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा में कैसा होगा, सेलुलर, प्रोटिस्टा में सेलुलर, फंजाई में कैसा होगा, मल्टी सेलुलर या लूज टिश्यू, मैं अभी बताऊंगा क्या होता है। यहाँ पे भी आपको टिश्यू और ऑर्गन देखने के लिए मिलेगा, और एनिमेलिया में तो आपको ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू सब चीजें देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। अब देखिए इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सप्लेन करने में मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर, यानी कि ये जो सेलुलर है, ठीक है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि सेल देखने को मिलेगा। प्रोटिस्टा में यहाँ पे भी क्या होगा, सेल देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी हम मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं,
मोर देन वन सेल, एक से अधिक सेल आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब एक से ज्यादा सेल होंगे तो क्या बनाते हैं, टिश्यू। लेकिन यहाँ पे क्या एक पॉइंट लिखा है, लूज टिश्यू। लूज टिश्यू लिख रहा है, लूज टिश्यू मतलब वो पूरी तरह से टिश्यू तैयार नहीं कर पा रहा है। समझ में आ रही बात। पहले क्या था, सेलुलर यानी कि यूनिसेलुलर, ठीक है। अब देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे आपको एक सेल का बना हुआ, दो सेल का बना हुआ, लेकिन यहाँ एक से अधिक सेल तो है देखने के लिए मिल रहा है फंजाई में। लेकिन ये क्या है, लूज टिश्यू मतलब बिखरे हुए सेल्स, ठीक है। वो टिश्यू पूरी तरह से डिफाइंड नहीं हो पाए। आगे अगर बढ़ते हैं तो आपको टिश्यू और ऑर्गन देखने के लिए मिल रहा है। क्या मिल रहा है, टिश्यू और ऑर्गन देखने के लिए मिल रहा है। तो टिश्यू और ऑर्गन देखने के लिए मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, जो सेल्स थे वो आपस में इकट्ठा होकर एक जैसे सेल्स ने क्या बनाया, एक तरह के टिश्यू बनाया। और एक तरह के टिश्यू जो कि एक जैसे काम को कर सकते थे, उन्होंने क्या बनाया, ऑर्गन बनाया। क्लियर है बात। तो आपको प्लांटे में ऑर्गन देखने के लिए भी मिल सकते हैं। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। जैसे कि प्लांट में आपको जाइलम, फ्लोएम, ठीक है। इसके अलावा आप अगर बाहर से देखें, उसकी मॉर्फोलॉजी को देखें, तो वहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलता है, प्लांट में लीव्स देखने को मिल सकते हैं, प्लांट में आपको फ्लावर देखने के लिए मिल सकते हैं। फ्लावर के अंदर आपको एंड्रोसियम, गायरोसियम, इसके अलावा आपको कार्पेल, इसके अलावा आपको जो है अपना आप देखें तो कैलिक्स, कोरोला, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये सब कहाँ से आ रही है, ये सब क्या है, ऑर्गन ही तो है। तो ऑर्गन की बात की गई, ठीक है। टिश्यू आप बात करें, अगर प्लांट हार्मोन में आपने पढ़ा होगा तो ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, ये सारे हार्मोन्स के बारे में आपने पढ़ा होगा क्लास 9 10 में। बहुत सारे प्लांट बॉडी के बारे में आप डिस्कस करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो उसमें आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जानते होंगे, ठीक है। जैसे एपिकल मेरिस्टेम, मान लीजिए कोई प्लांट का टुकड़ा आपने लिया हुआ है, प्लांट का सबसे ऊपर वाला हिस्सा ये है, तो यहाँ पर से ग्रोथ करेगा, तो ये क्या है, एपिकल मेरिस्टेम, जो कि एपेक्स पे ग्रोथ कराएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये सब क्या है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो टिश्यू भी देखने के लिए मिल रहा है, ऑर्गेनिक देखने के लिए मिल रहा है। अब आ जाते हैं एनिमेलिया पे। यहाँ पे तीन चीजें दिख रही हैं, एक तो टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे अंदर बॉडी में रेस्पिरेशन हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है। रेस्पिरेशन क्यों हो रहा है, ताकि ब्लड में ऑक्सीजन घुल सके और फिर पूरे बॉडी में जा सके। तो इसमें कौन कौन जिम्मेदार है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो अब अगर हम एक ऑर्गन की बात करें, हार्ट की अगर हम बात करें, तो जैसे हमारा हार्ट होता है, मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारा हार्ट होता है, हार्ट होता है, ये किस तरह के टिश्यू से मिलकर बना होता है, तो ध्यान देंगे, ये कार्डियक टिश्यू से मिलकर बना होता है। जो हमारा हार्ट होगा वो कार्डियक टिश्यू से बना होता है, ठीक है। जो कि केवल और केवल रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन करके हार्ट में ब्लड पंप करने का काम कर सकता है। कार्डियक टिश्यू जो है आपकी किडनी में नहीं होता है। समझ में आ रहा है। जिस तरह से बोमेंस कैप्सूल और नेफ्रॉन आपके हार्ट में नहीं होता है, उसी तरह से जो कार्डियक सेल्स है, कार्डियक टिश्यूज है, वो आपकी किडनी में या फिर आपके लंग्स में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। जैसे एल्वेलाई आपके लंग्स में है, तो क्या आपके स्टमक में एल्वेलाई है, क्या नहीं। एक जैसे सेल्स अपने डिवीजन ऑफ लेवर की वजह से एक जैसे काम करने वाले सेल्स एक जगह इकट्ठा होकर एक जैसे टिश्यू को बनाते हैं, और वो एक जैसे टिश्यू एक जैसे ऑर्गन को बनाते हैं, और वो दो चार ऑर्गन, पांच ऑर्गन, कई सारे ऑर्गन मिल करके एक पूरे ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। समझ में आ रहा है बात। सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म, वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म तैयार होता है, जिसको कि हम क्या कह रहे हैं, एनिमल। समझ में आ रही है बात। तो एनिमल में टिश्यू भी देखने के लिए मिल रहा है, ऑर्गन भी देखने के लिए मिल रहा है, और कई सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। अब ऑर्गन सिस्टम के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आपको यह समझना होगा कि जैसे अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो आप रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या काम करता है, सांस लेने में सहायक जो होगा तंत्र, उसे हम लोग श्वसन तंत्र कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अगर हम इसमें बात करेंगे कि जो हम सांस लेते हैं, सबसे पहले हम सांस कहाँ से लेते हैं, अपने नोज से, यानी हमारे नॉस्ट्रल से सांस लेते हैं। जो आपके नासिका छिद्र है, जो नॉस्ट्रल्स है, उससे आप सांस लेते हैं। गैसेज अंदर गए, जो भी एयर पार्टिकल्स है वो अंदर गए, ठीक है। तो नॉस्ट्रल जरूरी है। आगे अगर बात करें, ठीक है, तो विंड पाइप, ट्रैकिया है, ठीक है, जो श्वास नली है, वो भी तो जरूरी है। उससे थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको देखने को मिलता है ब्रोंक्यूल्स वगैरह, एल्वियोलाई वगैरह देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब एल्वियोलाई जो है, ये सारा किसका पार्ट है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ही तो है, लंग्स, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स भी है,
और बाकी सारे ऑर्गन भी तो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं। ये सारे ऑर्गन मिलके एक साथ एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं या नहीं? अरे हाँ या ना? ऑर्गन सिस्टम का निर्माण कौन कर रहा है? एक जैसे कार्य करने वाले कई सारे ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होंगे वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम को तैयार करेंगे, जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे, एक्सक्रेटरी सिस्टम बोलेंगे, नर्वस सिस्टम बोलेंगे। आ रही बात समझ में? क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। एक और टर्म यहाँ पे आ रहा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, अच्छा इसके पहले वाला मैं फिर से बैक करके दिखा दूंगा, आप इसको नोट कर लेना, इसको भी नोट डाउन करोगे आप, ठीक है? अच्छा ये पूरा का पूरा आपके एनसीईआरटी में ये पूरा दिया हुआ है चार्ट बना के। आप इस चार्ट को एनसीईआरटी से भी अपना कॉपी करके अपने नोटबुक में लिख सकते हो, और साथ के साथ ये पूरा चार्ट आपको याद भी होना चाहिए। समझ में आ रही बात? ये पूरा का पूरा चार्ट आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे हम ओपन करते हैं, आगे हम बात करें। चलिए देखिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर बात करें तो मोरेरा में कैसा होगा? मोरेरा में ऑटोट्रॉपिक देखने के लिए मिल रहा है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था ऑटोट्रॉपिक में मैंने दो वर्ड यूज किया था, लेकिन इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं दिया था। फोटोसिंथेसिस के बारे में तो मैंने बताया, साथ में मैंने एक और वर्ड यूज किया था जिसका नाम मैंने लिया था कीमोसिंथेटिक। क्या नाम लिया मैंने? कीमोसिंथेटिक वर्ड का नाम लिया था, ठीक है? तो जब बात आए कि केमिकल्स को यूज करके जब कोई अपना खाना खुद बना ले, अपना भोजन खुद बना ले, तो क्या कहलाएगा? कीमोसिंथेटिक। वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? कीमोसिंथेटिक। समझ में आ रही बात आपको? देखिए, ऑटोट्रॉपिक जो है दो तरह का हो रहा है यहाँ पे। देखिए कौन कौन सा? कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। कौन कौन सा? कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। इसके अलावा आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है ना? ये देखिए हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है? हेट्रोट्रॉपिक भी दो तरह का, एक तो सेप्रोफाइटिक, एक पारासाइटिक। हेट्रोट्रॉपिक यानी कि जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है वो क्या कहलाएगा? हेट्रोट्रॉपिक। जो कि किसी और पर डिपेंड करता हो अलग अलग तरीकों से। हेट्रोट्रॉपिक में सेप्रोफाइटिक भी दिख रहा है और पारासाइटिक भी दिख रहा है। सेप्रोफाइटिक मतलब जैसे कि आप मृतोपजीवी का नाम आपने सुना होगा, डिकम्पोजर्स वगैरह जो होते हैं, किसमें आएंगे? सेप्रोफाइटिक में ही तो आएंगे। उसके अलावा पारासाइटिक जो किसी भी जीव के ऊपर रहकर या किसी भी जीव के शरीर के अंदर रहकर कई बार उसको नुकसान पहुंचाकर, कई बार उसको बिना नुकसान पहुंचाए भी उससे कुछ ना कुछ लेता है, तो क्या कहलाता है? पारासाइट। जैसे कि प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी के अंदर मच्छर के माध्यम से आता है और अपने खुद के कामों के लिए, खुद के लाइफ साइकिल के लिए हमें यूज करता है और अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है। इससे कई बार हमें नुकसान भी हो सकता है, नुकसान बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ठीक है? लोग मलेरिया से कई लोगों की डेथ भी हो जाती है। आपने नाम सुना होगा प्लाज्मोडियम फैल्सिफरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, नाम सुना है ना? ठीक है, तो ये क्या करता है? मलेरिया काउज करेगा ना प्लाज्मोडियम। तो क्या हो गया? अब देखिए यहाँ पे वो हेट्रोट्रॉपिक है। अब देखिए हेट्रोट्रॉपिक में कौन कौन सा आया? सेप्रोफाइटिक एंड पारासाइटिक। कौन कौन सा आया? सेप्रोफाइटिक एंड पारासाइटिक। समझ में आ रही बात? तो दो तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने के लिए मिलेंगे मोरेरा में। कौन कौन से? एक तो ऑटोट्रॉपिक, दूसरा हेट्रोट्रॉपिक। कौन कौन सा? ऑटोट्रॉपिक और साथ में आपके हेट्रोट्रॉपिक। चलिए इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ आप, ताकि इसको देख सको अच्छे से। चलिए उसके अलावा प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा में आपको देखने को क्या मिलता है? ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक यानी कि कैसा? फोटोसिंथेटिक। तो प्रोटिस्टा में आपको कीमोसिंथेटिक देखने के लिए नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह सब तो यहाँ आ गए। कीमोसिंथेटिक यानी केमिकल से अपना खाना बनाने वाले, यानी कि जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है, जो अपना खाना सनलाइट एनर्जी से नहीं बना पा रहे हैं। तो क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि उनके पास क्या नहीं है? क्लोरोफिल। यानी कि जो क्लोरोफिलस पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट है, वो नहीं पाया जा रहा है, ठीक है? तो वो क्या कर रहे हैं? अच्छा ग्रीन पिगमेंट पाया जा रहा है तो प्लांट में क्यों नहीं है? क्योंकि ये बहुत ही जो है पुराने हैं, बहुत ही जो है डेवलप्ड नहीं है। तो ये कहाँ से आ रहे हैं?
इसलिए क्या कर रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि फोटोसिंथेटिक को अपना रहे हैं, कीमोसिंथेटिक को अपना रहे हैं। कीमोसिंथेटिक यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया नहीं देखने के लिए मिल रहा है। आगे देखिए, फोटोसिंथेटिक के साथ साथ यहाँ पे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखने के लिए मिलता है। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने के लिए मिलता है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने के लिए मिलता है। आगे देखिए, हेट्रोट्रॉफिक यहाँ पे कहाँ देखने के लिए मिलेगा, फंजाई में। फंजाई में भी हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने के लिए मिलेगा। हेट्रोट्रॉफिक कितने तरह का होता है, दो तरह का। न्यूट्रिशन कितने तरह का होगा, ऑटोट्रॉपिक फिर आएगा हेट्रोट्रॉपिक। समझ में आ रहा है बात। ऑटोट्रॉपिक में कौन हो गया, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेटिक या फिर कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक वो जो सनलाइट की मदद से अपना खाना बनाए, कीमोसिंथेटिक वो जो कि केमिकल्स की मदद से अपना खाना खुद अपने अंदर में ही सिंथेसाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे कैसा है, हेट्रोट्रॉपिक है। हेट्रोट्रॉपिक यानी कि अपना खाना खुद से नहीं बनाएंगे, किसी ना किसी पे डिपेंड रहेंगे। आ रही बात समझ में, अरे हाँ या ना। देखिए, हेट्रोट्रॉपिक में कौन है, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। सेप्रोफाइटिक के बारे में मैंने क्या बताया था, जो मरे हुए सड़े गले जीवों पर अपना आश्रय लेता है, उन्हें खाकर अपना जीवन यापन करता है। आगे देखें तो सेप्रोफाइटिक के साथ साथ यहाँ पे देख रहे हैं पैरासाइटिक भी है। पैरासाइटिक मैंने क्या बताया कि जो किसी भी जीव के अंदर जाकर या उस जीव के ऊपर रहकर एज ए पैरासाइट, ठीक है, किसी भी होस्ट के अंदर जिसके ऊपर रहेगा वो होस्ट कहलाएगा। एक होस्ट के पर सहारे के रूप में रहकर अपना जीवन यापन करे, उसको भोजन के रूप में अपना प्रयोग करे, तो क्या कहलाएगा, पैरासिटिक, जो कि किसके अंदर आता है, हेट्रोट्रॉपिक के अंदर आता है। अब बात आई प्लांटे की। प्लांट कैसा होगा, तो ऑटोट्रॉपिक। क्लियर है बात, कैसा होगा, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा प्लांट। फोटोसिंथेटिक होगा। आप लोग बचपन से क्लास 3-4 से ही पढ़ते आते हो फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस का डिफिनेशन सबसे पहले बच्चा याद करता है। जब भी बच्चा साइंस पढ़ना शुरू करता है तो सबसे पहले जो बच्चे को याद रहता है कि मैंने साइंस में सबसे पहले क्या पढ़ा था भैया, तो फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक प्लांट है जिसके पत्ते ग्रीन है। ग्रीन क्यों है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल होने की वजह से वो क्या करेगा, अपना खाना खुद बनाएगा, जिसके लिए वो सहायता किसकी लेगा, मिट्टी में से मिलने वाले पानी से, मिट्टी में से मिलने वाले मिनरल्स से। इसके अलावा वो सनलाइट एनर्जी लेगा, जिसके बाद अपने खाना बनाने के लिए वो बाहर से क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका खाना बन जाएगा ग्लूकोज के फॉर्म में, जिसको यूज करेगा अपने बॉडी के अंदर होने वाले मेटाबॉलिज्म के लिए। और जब बचेगा सब कुछ तो क्या निकलेगा उसके पास, ऑक्सीजन। ठीक है, जिस ऑक्सीजन को हम लोग क्या करेंगे, अपने लिए यूज करेंगे। क्लियर है बात। और फिर हम लोग क्या देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ रही बात। तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहे हैं, कहाँ से मिल रहे हैं, प्लांट से मिल रहे हैं। यही बात बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, उसी को थोड़ा इलेबोरेट करके अभी पढ़ रहे हैं। और कहता है बच्चा सर बायोलॉजी नहीं समझ में आती। अब तो क्लास 3 से पढ़ रहे हुए चीज, ये बताओ, ये सारी चीजें ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक, ये सारी चीजें आपने नहीं पढ़ी है। बताओ, बताओ कि आपने नहीं पढ़ी हो। बिल्कुल पढ़ा है भाई, ये सारी चीजें तो पहले से जान रहे हैं आप लोग। बस मैंने क्या बताया कि कौन ऑटोट्रॉपिक होगा, कौन हेट्रोट्रॉपिक होगा, कौन सेप्रोफाइटिक होगा, कौन पैरासिटिक होगा। समझ में आ रही बात। डिकम्पोजर कौन होगा, स्कैवेंजर कौन होगा, ये सब बातें हम लोग कर रहे हैं। थोड़ा सा ही तो आगे बढ़ा है, तो इसमें इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी जो भी डाउट होंगे उसके लिए तो मैं यहाँ खड़ा हूँ आपके लिए ना। चाहे आपको ऑनलाइन क्लासेस करनी है या ऑफलाइन क्लासेस करनी है, सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। चलिए आगे देखिए। अब आता है एनिमेलिया। इसमें ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको सबको पता है ये चीज। एनिमेलिया में अगर देखें तो आता है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम बात करें तो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें दो पॉइंट आ रहे हैं, एक तो होलोजोइक और एक सेप्रोफाइटिक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसमें देखने के लिए मिलेगा आपको, एनिमेलिया में। अच्छा, एनिमेलिया में हम लोग आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ठीक है, अगर हम अपने न्यूट्रिशन की बात करें, देखिए न्यूट्रिशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक है, तो वो चैप्टर आप अलग से पहले पढ़ चुके हो बचपन में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बात आई है तो मैं पूरा का पूरा आपको इलेबोरेट करके बताया है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग अच्छे से रिवाइज करोगे, इस चीज़ को अपने दिमाग से निकलने नहीं दोगे। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जितने अच्छे से मैंने बोला है, आप चाहे तो इसको दोबारा से देखें अगर नहीं समझ में आता है तो। और जब भी मैं पढ़ाऊँ तो आप मेरे साथ उसको दोबारा से रिपीट करें चीज़ों को। देखिए, तो
एनिमल, मान लीजिए कि एनिमल में जैसे हम लोग आते हैं, तो ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं। बिल्कुल, प्लांट पे कहीं ना कहीं हम लोग डिपेंड करेंगे ही करेंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, अगर मान लीजिए आपने जीवन भर मांस खाया, आपने प्लांट को नहीं खाया, ठीक है, समझ में आ रही बात? आपने मांस खाया, आपने प्लांट को नहीं खाया, लेकिन आपने जिसका मांस खाया, क्या उसने प्लांट को खाया? बिल्कुल खाया। अगर प्लांट नहीं होते तो क्या आपको वो मांस मिल पाता? वो जीव होता क्या? नहीं। तो कह सकते हैं कि आप कुछ भी खाना खाओगे, लेकिन आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड कर रहे हो। आ रही बात समझ में? अरे हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे, अच्छा, मैंने बताया था ना कि इसको आप लोग पीछे से फिर एक बार लिख लोगे। एक बार इसको आप लोग नोट कर लो, नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, या तो पॉज करके इसको लिख सकते हो आप। ठीक है, पहले इतना लिखना है, इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो पॉज करके लिख लीजिए। चलिए, उम्मीद है आप लोग लिख चुके होंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आगे बढ़े, तो ये जो न्यूट्रिशन वाला पॉइंट है, इसको भी आप लोग लिख लीजिए। ये कोई नया चार्ट नहीं है, ये जो चार्ट आप देख पा रहे हो, ये कोई भी नया चार्ट नहीं है। ठीक है, ये चार्ट उसी के अंदर है, इसका लास्ट वाला पार्ट है। इसको आप लोग या तो लिखोगे या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, आई होप आप लोग इसको लिख चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए, कह रहा है ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी प्रोकैरियोटिक थे वो आ गए। मैंने कहा था आपसे कि जितने भी प्रोकैरियोटिक होंगे मोनेरा के अंदर आएंगे, चाहे वो बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी होंगे, सब किस में आएंगे? बैक्टीरिया में। क्योंकि मोनेरा के बाद जितने भी हो क्या है? यूकैरियोटिक। मोनेरा के बाद जितने भी हो क्या है? यूकैरियोटिक। तो सारे प्रोकैरियोट किस में आ जाएंगे? मोनेरा में। क्लियर है बात? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा के अलावा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया में कौन देखने के लिए मिलते हैं? केवल और केवल यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कहाँ दिखेगा? केवल और केवल किसमें? मोनेरा में। आई बात समझ में? अरे हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट आता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। बात किंगडम प्रोटिस्टा की कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक आपको टर्म दिख रहा होगा, क्या क्या दिख रहा है आपको? तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक तो हो गए, लेकिन कैसे रहे यहाँ पे? यूनिसेलुलर। यूकैरियोटिक तो हो गए, लेकिन कैसे रहे? यूनिसेलुलर। किसमें? प्रोटिस्टा में। मोनेडा में कौन आ रहा था? सारे के सारे प्रोकैरियोटिक। यहाँ कौन आया? यूकैरियोटिक। लेकिन कैसा? यूनिसेलुलर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मोनेरा में कौन था? प्रोकैरियोटिक। इसमें कौन आया? यूकैरियोटिक। किसमें? प्रोटिस्टा में। कौन आया? यूकैरियोटिक। लेकिन कैसा? यूनिसेलुलर। किसमें आया? प्रोटिस्टा में। डायग्राम आप यहाँ देख सकते हो, कई सारे डायग्राम आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे। आप चाहे तो ये सारे लाइन साथ साथ के साथ नोट करते चलोगे। ठीक है, मैं बार बार लेफ्ट टू राइट मूव करता रहता हूँ। क्यों करता हूँ? ताकि अगर मान लो आप यहाँ पे लिख रहे हो और मैं सामने आ गया हूँ, ठीक है, तो 2 से 3 सेकंड बाद मैं आपको यहाँ मिलूंगा। क्यों? ताकि आप इसको लिख सको, नोट कर सको। जब भी क्लास करो स्टार्ट के साथ नोट करते चलो। ठीक है, हर बच्चा का नोट्स अलग अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहा है आप उसको नोट कर रहे हो, जो याद नहीं है उसको आप नोट कर रहे हो। ये सही चीज़ है। हर चीज़ आपके नोट्स में नहीं होनी चाहिए। आप अब छोटे बच्चे नहीं रहे कि आप एक एक पॉइंट वाइज सारी चीज़ें लिख लोगे। समझ में आ रही बात? रिविजन कैसे करोगे भैया उसको? इतना लिख लोगे, रिविजन करोगे कैसे? रिवीजन तो करने लायक नोट्स होना चाहिए ना। तो नोट्स जितना आपका कंसाइज वे में रहेगा, जितना आप प्रिसाइज होगा, उतना अच्छा लगेगा। ठीक है, आप उसको अच्छा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए चाहे तो आप कलर यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने अंदर इस तरह का स्टीरियोटाइप नहीं बनाना है कि लड़कियां कलरफुल पेन्स यूज करती है, लड़कियां हाईलाइटर्स यूज करती हैं।
कलर्स का असर पड़ता है। समझ में आ रही बात? ये जो अलग अलग कलरफुल इमेजेस दिए हुए हैं, ये अलग अलग कलर्स यूज किए हुए हैं, क्यों किए हुए हैं? ताकि क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगे, क्लास आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए। समझ में आ रही बात? तो आप जब भी इसको बनाओ तो कलर्स का यूज जरूर करो। क्लियर है? चलिए आगे बात करें। देखिए जो भी एग्जांपल वहाँ फोटोज बने हुए थे यहाँ पे आ गया। देखिए क्लाइमेडाइनस है, क्लोरेला है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है? यूनिसेलुलर। देख लीजिए ये सारे के सारे क्या होंगे? क्लाइमेडाइनस हो गया, क्लोरेला हो गया, ये सारे के सारे क्या है? यूनिसेलुलर। और यूकैरियोटिक, ना कि प्रोकैरियोटिक। इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये तो थोड़ा थोड़ा बैक्टीरिया टाइप लग रहा है, ये प्रोकैरियोटिक है क्या? सर कहीं मोनेडा तो नहीं है? नहीं, आप नाम देख चुके हो। क्या है भैया? क्लैमिडोनास है। ये क्या होगा? यू कैरियोटिक। समझ में आ रही है बात? अरे हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये देखिए पारामीशियम और अमीबा आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। देखिए पारामीशियम है, अमीबा है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। समझ में आ रही बात? ये सब के सब एग्जाम्पल्स हैं। आप देखो 3D डायग्राम्स आपको एकदम क्लियर नजर आ रहा है किस तरह से ये रहता है, ठीक है। और ये जो आप देख पा रहे हो ना, ठीक है, इस तरह का लगभग लगभग ऐसा ही आपको देखने के लिए मिलेगा। कहाँ पे? जब आप एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप से इसको देखोगे, जब भी आप किसी अमीबा को या किसी पारामीशियम को देखते हो तो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप से लगभग लगभग ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। एकदम मैं नहीं कहूँगा कि हम हर बार आपको ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा, थोड़ा अंतर हो सकता है, ठीक है। आप उससे कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन लगभग लगभग ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है बात? चलिए अच्छा, आप में से कितने लोग प्रैक्टिकल करते हैं, कितने लोग नहीं करते हैं, मुझे बताइए कमेंट में, ठीक है। प्रैक्टिकल करने का मौका मिलता है कि नहीं? आपके स्कूल कॉलेज जहाँ पे भी आप रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप प्रैक्टिकल आप कर पा रहे हो कि नहीं? अगर आप प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो भी आप चाहो तो आपके शहर में अगर आप पता करोगे, बहुत जगह प्रैक्टिकल लैब्स होते हैं टीचर्स के द्वारा बनाए हुए, आप वहाँ पे प्रैक्टिकल जाके परफॉर्म कर सकते हो। चलिए देखिए यहाँ पे पारामीशियम हो गया, अमीबा हो गया। देखिए अब एक आता है फंजाई। फंजाई वेर प्लेस्ड इन सेपरेट किंगडम। फंजाई के लिए एक अलग से किंगडम बना दिया गया। ना तो उसको जो है प्रोटिस्टा में रखा, ना ही उसको एनिमेलिया में रखा, प्लांटे में रखा। कहाँ डाल दिया उसको? एक अलग किंगडम में बना दिया, ठीक है। अब देखिए कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे। देखिए आता है एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन आर मेनली बेस्ड ऑन। एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड था? मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल या फिर सेकेंडरी कैरेक्टर्स? इनमें से कौन सा है मॉर्फोलॉजी? इसका कौन सा है भैया? तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा हम्म, थोड़ा सा, हाँ, ऐसा था मॉर्फोलॉजिकल। मैंने आपको बताया था कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है। मॉर्फोलॉजी क्या होगी? तो जो बाहर से एक्सटर्नल कैरेक्टर्स दिख रहे होते हैं वही मॉर्फोलॉजी होती है। तो याद कीजिए कि अरिस्टोटल ने क्या देखा था। अरिस्टोटल ने देखा था प्लांट हाइट क्या है, छोटा है, बड़ा है, क्या है, ठीक है। या फिर जो एनिमल है उनके हैबिटेट्स क्या है, याद आया? हैबिटेट्स टेरेस्ट्रियल है या फिर आपका जो एक्वेटिक है। समझ में आ रहा है? वो चाहे तो मैराइन वाटर हो सकता है या फ्रेश वाटर हो सकता है। समझ में आ रही है बात? तो ये कौन देख रहा था? अरिस्टोटल साहब देख रहे थे। यानी कि उन्होंने क्या देखा? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखा। तो कैसा हो जाएगा? देखिए मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस्ड था। क्लियर है बात? ठीक है, आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज्ड बाय, इनमें से किसने दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन? इजी है, आप लोग भी जान रहे हो कि ये लिनियस ने दिया था। ये नाम आता है लिनियस में, ठीक है। लिनियस ने कैसा क्लासिफिकेशन दिया था? तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। समझ में आ गया बात? क्या नाम था इनका? कैरोलस लिनियस। रियल नेम क्या था इनका पुराना? कार्ल वॉन लिन या कार्ल वॉन लिने। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करें।
अकॉर्डिंग टू टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशंस, क्लैमिडोमोनास एंड स्पायरोगैरा आर प्लेस्ड अंडर। क्लैमिडोमोनास और स्पायरोगैरा को किस में रखा गया? क्या वो फंजाई थे? नहीं। क्या वो प्रोटिस्टा थे? बताइए। क्या वो एल्गी थे? ठीक है, तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में अगर देखें तो वो एल्गी थे। ठीक है, अभी बहुत लोग क्या करेंगे, इसको लगाएंगे, अरे स्पायरोगैरा क्या होना चाहिए, क्लैमिडोमोनास क्या होना चाहिए, फंजाई होगा क्या, अरे अरे प्रोटिस्टा होगा क्या, तो कंफ्यूज होंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए एक टर्म यूज किया है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। क्लियर है बात? तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन वर्ड यूज कर दिया तो हम लोग केवल टू किंगडम क्लासिफिकेशन की ही बात करेंगे, फाइव किंगडम की तरफ नहीं जाएंगे। क्वेश्चन हमारा किसके हिसाब से है? टू किंगडम के हिसाब से है। चलिए आगे देखिए। आर एच विटेकर ने क्या दिया? देखिए, पूरा का पूरा चैप्टर इसी पे अपना। आर एच विटेकर ने क्या दिया? क्या मल्टी किंगडम दिया? नहीं। क्या फाइलोजेनेटिक दिया? नहीं। तो क्या दिया भैया? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन कौन से? फिर से मेरे से रिपीट करेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। क्लियर है बात? कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। प्रोकैरियोटिक कौन होगा? मोनेरा। बाकी सारे क्या होंगे? यूकैरियोटिक। क्लियर है बात? प्रोटिस्टा कौन सा होगा? यूकैरियोटिक, लेकिन कैसा रह जाएगा? यूनिसेलुलर। क्लियर है बात? अरे हाँ या ना? चलिए, इसका आंसर क्या जाएगा? थर्ड वाला आंसर जाएगा इसका। चलिए, थर्ड वाले आंसर को आप लोग मार्क करेंगे। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बढ़े तो किंगडम मोनेरा स्टार्ट, इसके बाद क्वेश्चन नहीं है आपका, जो पहला किंगडम है वो स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, किंगडम मोनेरा की हम बात करेंगे अगर, कह रहा है ऑल प्रोकैरियोटिक्स लाइक आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसीटीज, ये सब किसमें आ जाएंगे? मोनेरा में। ठीक है, मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ फिर से, जो जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनको आप लोग हाईलाइट करेंगे। कौन कौन से हैं? आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोआइसाइट्स किसमें आ जाएंगे? किंगडम मोनेरा में। आई बात समझ में? अरे हाँ या ना? कौन कौन से आ जाएंगे? आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, एक्टिनोमायोसाइट्स और आपके माइकोप्लाज्मा। अच्छा, एक एक बार थोड़ा थोड़ा बात करेंगे जो जो इंपॉर्टेंट है। यू मतलब होता है ट्रू, जैसे कि यूकैरियोट्स, तो यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया। जो ट्रू बैक्टीरिया किस में आएंगे? मोनेरा में। मैंने पहले भी बताया था बैक्टीरिया किस में आएंगे? मोनेरा में। ठीक है, देखिए, माइकोप्लाज्मा का नाम आपने पहले कहाँ सुना है? माइकोप्लाज्मा का नाम आपने पहले कहाँ पे सुना है? बताएंगे। चलिए देखिए, माइकोप्लाज्मा का नाम आपने कहाँ सुना है? जब बात करेंगे सेल की, तो सेल सबसे छोटा इकाई होता है बॉडी का। समझ में आ रहा है? तो जो बॉडी का सबसे छोटा इकाई अगर सेल है, द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। मेरे साथ फिर से रिपीट करेंगे, सेल क्या होता है? द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या कहलाएगा? सेल। द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। समझ में आया? तो साइटोलॉजी में अगर हम पढ़ते हैं सेल के बारे में, तो सबसे छोटे सेल और सबसे बड़े सेल की बात करेंगे। क्लियर है बात? तो जो सबसे छोटे सेल की बात करेंगे तो दो नाम आता है, एक तो माइक्रोप्लाज्मा और एक आता है पीपीएलओ। पीपीएलओ यानी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्लियर है बात? पीपीएलओ यानी कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? द स्मॉलेस्ट सेल। क्या है भैया? ये क्या हो गया आपका? स्मॉलेस्ट सेल। और लार्जेस्ट सेल क्या हो गया? तो ऑस्ट्रिच एग। क्या हो गया ये? लार्जेस्ट सेल कैसा हो गया? ऑस्ट्रिच एग जो होगा ये लार्जेस्ट सेल हो गया। समझ में आ रही बात? अरे हाँ या ना? देखिए,
तो स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो माइक्रोप्लाज्मा आता है, और किंगडम मोनेरा के अंदर आता है आपका आर्कीबैक्टीरिया, इसके अलावा यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और एक्टिनोमायोसाइट्स। कौन कौन से हो गए? एक्टिनोमायोसाइट्स, माइकोप्लाज्मा, आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया यानी कि ट्रू बैक्टीरिया, मैंने पहले भी बात किया था। जो ट्रू बैक्टीरिया होंगे वो किसमें आएंगे? मोनेरा में। क्लियर है बात? चलिए, इसको हम लोग इरेज करते हुए चलेंगे। आप लोग चाहें तो इसको नोट कर लें, मैं एक बार आपको मौका दे रहा हूँ, इसको आप लोग नोट करें। चलिए, चलिए आप लोग या तो नोट कर लिया होगा या तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं इसको। चलिए, एक पॉइंट यहाँ पे कह रहा है आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया में कह रहा है दिस आर द स्पेशल मोनेडल्स सिंस दे लिव इन सम ऑफ मोस्ट हार्श हैबिटेट्स। अब एक टर्म यहाँ पे आ गया कि ये कैसे होंगे, तो कैसे होंगे भैया? ये हार्श हैबिटेट में रहने वाले। अब ये हर्ष हैबिटेट क्या होता है? बहुत लोग इसको हर्ष पढ़ देते हैं, कह रहे हैं भैया तो मेरा नाम लिख दिया, मेरे दोस्त का नाम लिख दिया। ठीक है, ये हर्ष क्या होता है? हर्ष नहीं भाई, ये क्या है? हार्स हैबिटेट। क्लियर है बात? हार्स हैबिटेट मतलब वैसा हैबिटेट जो हमारे रहने के अनुकूल ना हो, नॉर्मल हैबिटेट नहीं हो। जैसे आप अपने रूम में पढ़ाई कर रहे होंगे, मोस्ट प्रोबेबली मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप अपने रूम में पढ़ रहे हो, आप अपने घर में कहीं छत पे या किचन में या कहीं काम करते हुए पढ़ रहे हो। ठीक है, बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि कोई बंदा बाइक चला रहा हो, ठीक है, जाम में फंसा हुआ हो और सामने ऐसे लेक्चर प्ले करके देख रहा हो। पॉसिबल है क्या? नहीं है, ऐसा तो नहीं करते हुए कोई। तो वो क्या है, एक तरह से आपके लिए विपरीत अवस्थाएं हैं। तो जब किसी के जीने के लिए विपरीत अवस्थाएं हो जाए, आप एक घर में रह रहे हो, घर आपके लिए अनुकूल है जो आपको बरसात से, धूप से, गर्मी से, सर्दी से बचाता है, चोर डाकुओं से बचाता है, रात के भय से बचाता है, तो ये क्या है? आपके लिए रहने के लिए एक अनुकूल जगह है। अगर मान लीजिए आपके घर में आपके सोए सोए अचानक से बारिश पड़ने लग जाए आपके बिस्तर पर, तो क्या वो आपके लिए अनुकूल रहेगा? नहीं। अचानक से सोए रहो, अचानक से टेम्परेचर 45 चला जाए, 50 चला जाए, 55 चला जाए, ठीक है, क्या आपके रहने के अनुकूल रहेगा? क्या नहीं रहेगा। आप उसको अनुकूल बना के रखते हो, एसी यूज़ करते हो, हीटर यूज़ करते हो, बारिश से बचने के लिए स्लाइडर्स, खिड़कियाँ यूज़ करते हो, कुछ लोग पॉलीथीन के रैप लगाते हैं, तो अनुकूल बनाते हैं। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने अनुकूल जीवन के अलावा बहुत बुरे कंडीशन में रहना सीख जाए या उसमें रहने के योग्य हो, तो उसकी बात यहाँ पे करेंगे कि वो हार्श हैबिटेट में रहने के योग्य है। जैसे कि नॉर्मली कोई बैक्टीरिया, मान के चलते हैं कि 40 टू 45 डिग्री पे अगर रह रहा है और आप अचानक देख रहे हो कि कोई बैक्टीरिया 200 डिग्री सेल्सियस पे भी सर्वाइव कर रहा है, -140 पे, 150 पे सर्वाइव कर रहा है, कैसे कर पा रहा है? कैसा कंडीशन है वो? हार्श हैबिटेट है। क्लियर है बात? हैबिटेट समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे देखें स्पेशल मोनेडल्स सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स। आप चाहे इसको लिख सकते हैं, इरेज किया जाए, और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 तरह के बैक्टीरिया का नाम दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है जो आप पहली बार सुन रहे हो, और बहुत लोग बोल सकते हैं जिन्होंने आज मेरी पहली क्लास ली होगी, वो कह सकते हैं कि मार्शी लैंड क्या होता है, ठीक है, मार्सी एरिया क्या होता है, ठीक है, जबकि जिन्होंने लास्ट क्लास की होगी उन्होंने मेरे मुंह से मार्शी वर्ड सुना होगा। अक्सर मेरे क्लास में आप देखने के लिए देखोगे कि जब भी मैं कुछ पढ़ा रहा होता हूँ तो मेरे मुंह से कुछ ऐसे वर्ड्स निकलते हैं जो कि आपको लगेगा कि क्या इस वर्ड की इस क्लास में ज़रूरत थी? नहीं तो, हमारे टॉपिक में तो ये वर्ड नहीं दिया हुआ है, हमारे बुक में तो वर्ड दिया हुआ नहीं है, सर के स्लाइड पे भी वो नहीं लिखा हुआ है, सर लिखने के लिए भी नहीं कह रहे हैं, तो ये वर्ड हमारे लिए क्यों है? वो वर्ड हमारे लिए इसलिए है, आपके लिए इसलिए है कि 2 कारण हो सकते हैं। या तो मैं आपको क्लास में इंटरेस्ट जगाना चाहता हूँ ताकि कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको बताऊँ, केवल पढ़ा पढ़ा के ही तो आपको बोर नहीं करूँगा ना, कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो आपको इंटरेस्ट जगाएं आपके सब्जेक्ट में।
या फिर वो अगले क्लासेस में आपको देखने के लिए मिल सकता है। जैसे कि मार्शी लैंड के बारे में मैंने बताया था कि दलदली एरिया, ठीक है, वहाँ पे देख बताया था मैंने दलदली एरिया जो होगा, ठीक है, उसकी बात मैंने की थी। इसके अलावा देखिए हॉट स्प्रिंग्स कह रहा है जो थर्मो एसिडोफाइल्स की बात कर रहा है, और एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज। तो तीन तरह के बैक्टीरियाज हैं यहाँ पे जो कि देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम बात करें तो जो एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में रहते हैं वो क्या कहलाएंगे, हेलोफाइल्स। जो हॉट स्प्रिंग्स में देखने के लिए मिलते हैं वो होंगे आपके थर्मो एसिडोफाइल्स, और जो मार्शी एरियाज में देखने के लिए मिलेंगे वो होंगे मिथेनोजेंस। अब इन तीनों के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि जो आपके हेलोफाइल्स होंगे, ठीक है, यानी कि वो हेलाइन कंडीशन में रहेंगे। हेलाइन यानी कि जो कि जहाँ पे हेलोफाइट्स रहते हो, समझना रही बात, जहाँ पे हेलोफाइट्स रहते हो। हेलोफाइट्स यानी कि जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी कंडीशन हो, बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी कंडीशन हो, ठीक है, एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज, वहाँ रहेंगे कौन, हेलोफाइल्स, यानी कि जो हेलोफाइल्स होंगे। उसके अलावा हॉट स्प्रिंग्स, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, वो आपके इंस्टाग्राम वाला है गर्मी नहीं। आधे बच्चे तो आज इंस्टाग्राम में ही लगे पड़े हैं। अरे भैया सब जगह एक्टिव रहो, कोई दिक्कत नहीं, आप हर जगह लाइफ को एंजॉय करो, आप फोन चलाओ, आप घूमो फिरो, जो करना है करो, लेकिन बैलेंस बना के। आपको बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है लाइफ में, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 24 घंटे पड़े रहो बुक लेके, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आपको लाइफ में बैलेंस बनाना होगा। आप एक स्टूडेंट हो ना, ठीक है, आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए पढ़ाई सबसे जरूरी है, तो आपको पढ़ाई को प्राथमिकता देनी है, ठीक है। बाकी चीज़ों को उसके नीचे रखते जाना है, प्रायोरिटाइज करना है चीज़ों को। कैसे, आप किस चीज़ को प्राथमिकता दोगे, तो पढ़ाई कीजिए, ठीक है, तो शिफ्ट बना के पढ़ाई कीजिए, टारगेट्स छोटे छोटे बनाइए पढ़ाई करने के लिए। वो सब चीज़ें मैं आपको अगली क्लास में बताते रहूँगा, आगे बहुत सारी क्लासेज है मेरी, ठीक है। आप 11th में मुझसे पढ़ोगे कुछ दिनों में, कोशिश नहीं होगा, पॉसिबल हो पाता है तो मैं 12th क्लासेस के बैच भी लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है। 12th क्लासेस के लिए भी बैचें आएंगे, ठीक है। ऑफलाइन बैचेस तो 11 12 दोनों के यहाँ पे चालू हो गए हैं, ठीक है, और एक के बाद एक बैच आते ही रहते हैं, थोड़े कुछ कुछ दिनों पे नए नए बैचेस आते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऑनलाइन बैचेस हैं, ठीक है, वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 12th के लिए भी जल्दी ही। ये मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ, ठीक है। जल्दी मतलब हो सकता है 1 2 दिन में स्टार्ट हो जाए या फिर 1 वीक में स्टार्ट हो जाए। थर्मो एसिडोफाइल्स, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाए जहाँ पर, वहाँ रहने वाले जीवों को क्या कहेंगे, थर्मो एसिडोफाइल्स। अब आता है एक मार्शी एरियाज, दलदली एरियाज, तो वहाँ पे मिथेनोजेंस रहेंगे। अब देखिए मिथेनोजेंस में एक तो आता है मिथेन्स जेंस, तो ये आ गया मीथेन और जेन, फॉर्म, फॉर्म मतलब बनाना, और ये तो एक क्या है, गैस है, ठीक है। गैस का फॉर्मेशन होना, गैस का फॉर्मेशन होना, यानी कि जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होंगे, वैसे बैक्टीरिया जो मीथेन काउज करते हैं। ये मिथेनोजेंस आपके पाए जाएंगे कहाँ कहाँ पे, मार्शी एरिया में पाए जाते हैं ये मिथेनोजेंस, और एक जगह देखने के लिए मिलते हैं जो भी मवेशी होते हैं, जो कैटल्स होते हैं, उनके रीमन में, ठीक है। तो जब वो काव डंग देती हैं, जब वो डंग देती हैं, गोबर करती हैं, उन गोबर में क्या पाया जाएगा, मिथेनोजेंस बैक्टीरिया। ताकि उस गोबर को जब हम इकट्ठा करते हैं तो वो बैक्टीरिया मीथेन काउज करते हैं, और उस मीथेन गैस को हम लोग एज अ बायोगैस यूज कर सकते हैं बर्निंग के लिए, अपने कंबसन के लिए, कंबसन यानी ज्वलन के लिए। क्लियर है बात, अरे हाँ या ना, आ रही बात समझ में। तो मिथेनोजेंस जो होंगे मार्सी एरियाज में, थर्मो एसिडोफाइल्स हॉट स्प्रिंग्स में, हेलोफाइल्स जो एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज होंगे। यहाँ पे डायग्राम वगैरह दिए हुए हैं, आप चाहो तो इसको बना लो। क्लियर है बात, चलो। चलिए, उम्मीद है आप लोग इसको बना लिए होंगे, या फिर आपने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बात करें, आज के चैप्टर को हम लोग यहाँ पे रखते हैं इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में और ज़्यादा अच्छे से डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, और किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको फिर भी आपको क्लासेस करनी हो, अगर आपने डाउट्स क्लियर करने हो सामने आके मिल करके, तो कैसे होगा, तो द सोवरेन इंस्टीट्यूट आप लोग आएंगे ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, और यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स दी हुई है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लियर है बात, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।